नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली में तस्वीर धीरे धीरे अब साफ हो रही है, तकरीबन साफ हो चुकी है। 58 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 2005 वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन वो स्थिति भी नहीं है जिसका आकलन बीजेपी ने किया था। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि 48 सीटें आएंगी। 48 सीटें तो नहीं आ रही हैं और तस्वीर कम से कम साफ है कि आम आदमी पार्टी को 58 के आसपास सीटें रहेंगी और बीजेपी के पास 12 से 15 सीटें रहेंगी। हालांकि नतीजों के लिए चंद घंटे अभी और इंतजार कर लेना सही होगा। दिल्ली चुनाव में बिहार के कई राजनीतिक दलों ने भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की थी, अपना भविष्य तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन उन राजनीतिक दलों को झटका लगा है और इस वजह से दिल्ली चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं या फिर रुझान जिस तरह से नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं उसको लेकर बिहार की राजनीति अब गरमाने लगी है। कई बयान सामने आए हैं, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार का हो, अशोक चौधरी का हो, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का हो। तमाम बयानों पर हम बातचीत करेंगे। बिहार की सियासत पर, दिल्ली के नतीजों पर क्या असर होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रालोसपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और सवाल से पहले हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, कैसे देखते हैं दिल्ली चुनाव के नतीजों को? देखिए, दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं, मेरा मानना है कि उसमें मुद्दों की जीत हुई है। चाहे कितना भी प्रयास किया गया दिल्ली की जनता को मुद्दों से भटकाने का, अलग अलग बातों में उलझाने का, लेकिन जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जिसकी बात हम और हमारी पार्टी भी अक्सर करते हैं कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आधारित होना चाहिए चुनाव, ठीक उसी प्रकार का चुनाव भी हुआ, परिणाम भी उसी हिसाब से आए और आम आदमी पार्टी को बहुत बहुमत के साथ अब जीत मिलने जा रही है। एनडीए के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए हैं। उन्हें पूरा प्रयास किया था उन लोगों ने कि शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जाए, फिर से वहां की जनता को बरगलाया जाए, लेकिन वहां की जनता जागरूक है। मैं वहां के सारे मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही विकल्प चुना और उनकी दिग्भ्रमित करने वाली बातों में नहीं आए। अभी आप बात कर रहे थे तो कई सवाल मुझे याद आ गया, लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बिहार की राजनीति पर या 2020 के विधानसभा चुनाव में इन नतीजों का कोई असर दिखते हैं? हम देखते हैं, निश्चित रूप से देखते हैं। जब भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों से बातचीत करता हूं या हमारे नेता जब भी कभी भाषण दिया करते हैं, हमारी पार्टी इस बात पर जोर देती है कि हम सभी लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं। बिहार का जो मुद्दा है वह रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, प्रदेश का विकास है। यह सारे जरूरी मुद्दे हैं। बिहार को जिन तरह के मुद्दों में ये लोग उलझाने की कोशिश करते हैं, अगड़े पिछड़े को लड़वाने की बात हो या हिंदू मुसलमान करने की बात हो, यह सारे मुद्दे नहीं है बिहार के। तो बिहार की जनता को भी दिल्ली की जनता से सीख लेनी चाहिए कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं या जो भी लोग मुद्दों की बात करते हैं, आपको उन्हीं के साथ जाना चाहिए। हाल ही में झारखंड का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है 2019 में, और झारखंड में प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनी है। झारखंड में आरजेडी अलग चुनाव लड़ी, आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी जेएमएम के साथ, लेकिन लोजपा, जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग देखा गया। दिल्ली में पहली बार झारखंड के बाद दूसरी बार आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी और जेडीयू पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार से बाहर किसी राज्य में चुनाव लड़ी। तो आपको लगता है दोनों जो राजनीतिक खेमा है महागठबंधन और एनडीए का, दोनों का ये प्रयोग फेल हो गया है बिहार से बाहर गठबंधन वाला? देखिए, दिल्ली का समीकरण काफी अलग था झारखंड से, आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं। झारखंड पूर्व में बिहार का ही पार्ट था। वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो सब काफी हद तक मेल खाती है बिहार से। तो महागठबंधन का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा झारखंड के चुनाव में, आपने देखा वहां ये लोग साथ नहीं लड़े। मैं इस बात को कई बार कहता और दोहराता भी था कि अगर साथ लड़ते तो शायद इससे भी बुरा परिणाम होता आपका। आखिर हुआ तो वही, दिल्ली में जाकर ये लोग साथ भी लड़े। दिल्ली के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बिहार का पूरा विधानमंडल उठकर चला गया है, लोगों के पास बस अब एक ही काम बचा है कि बिहार पर ध्यान मत दो। जनता दल यूनाइटेड के सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उन 2 सीटों पर था जो उन्हें गठबंधन में मिली थी और उन्हें जीतनी थी किसी भी तरह से। परिणाम तो आपके सामने ही है।
इनका एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से फेल हुआ। अब एक जगह इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया ही नहीं, अगर वहां भी करते तो बड़ी बुरी तरीके से फेल होता। आप इस बात को समझिए कि झारखंड की भी जनता इन लोगों के नेतृत्व से कितना नाराज रही होगी कि वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर सब बुरी तरह से हार जाते हैं। तो इनका प्रयोग तो निश्चित रूप से असफल होगा। जल्दी जल्दी दो बेहद अहम सवाल हम आपसे पूछेंगे। पहला सवाल यह है कि हम उस किरदार का जिक्र करना चाहेंगे, उस नाम का जिक्र करना चाहेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस जीत की बुनियाद रखी है। प्रशांत किशोर, आप जानते हैं, आपको अंदेशा हो गया होगा, प्रशांत किशोर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे थे, उसके लिए बैटिंग कर रहे थे, नारे गढ़ रहे थे। प्रशांत किशोर को क्रेडिट जाना चाहिए इस जीत का। देखिए, अब तो बहुत बेहतर तरीके से तो आम आदमी पार्टी के लोग बता पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया हमें देखकर ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम हो या चुनाव का जो मैनेजमेंट है उसका काम हो, तो जब भी कभी हम जीतते हैं तो पूरी टीम जीतती है। नेता अरविंद केजरीवाल है, लेकिन टीम में सभी लोग थे उनके। प्रशांत किशोर जी को भी इसके लिए बधाई बनती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अच्छे से काम किया, अच्छे से बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव के परिणाम भी उनके हिसाब से ही आए। तो प्रशांत किशोर जी का तो क्रेडिट है ही। विस्तारित रूप से आम आदमी पार्टी के लोग बता पाएंगे कि बुनियाद उन्होंने रखी कि किसी और ने रखी, लेकिन उस बुनियाद पर आज हमें इमारत दिख रही है। आम आदमी पार्टी के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है दिल्ली के चुनाव में। प्रशांत किशोर को लेकर रालोसपा का स्टैंड क्या है? चूंकि प्रशांत किशोर ने तो कहा कि हम 11 तारीख को अपने आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। उसके बाद कल उनकी ओर से ये कहा गया कि अब 18 फरवरी को वो पटना आएंगे और अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। तो जाहिर है जब वो अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास ये है, हालांकि आरजेडी ने खारिज कर दिया है कि प्रशांत किशोर की मदद लेंगे या फिर प्रशांत किशोर की कोई भूमिका होगी आरजेडी में, लेकिन क्या लगता है, रालोसपा क्या यह मानती है कि प्रशांत किशोर साथ आए महागठबंधन के तो थोड़ी राह आसान होगी, साथ लाने की कोई कोशिश, या फिर राय क्या है? देखिए, राय बहुत साफ है। मैंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है। प्रशांत किशोर जी युवा हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है और उन्होंने बड़ी बुलंदी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी में रहते हुए, जेडीयू में रहते हुए उनकी नाफरमानी की, अपना अलग स्टैंड रखा, चाहे सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो। हाल की जो उनकी विचारधारा है या हाल के जो उनके वक्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की विचारधारा से मेल खाते हैं। तो यदि प्रशांत किशोर जी महागठबंधन की आइडियोलॉजीज में आस्था रखते हुए महागठबंधन के साथ आना चाहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। महागठबंधन ऐसे भी बड़ा मजबूत है। एक कयास यह भी है कि प्रशांत किशोर दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर बिहार चुनाव पर होगी और प्रशांत किशोर बिहार में आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर सकते हैं। यह कयास है। अगर ऐसा होता है, सवाल अगर मगर का है, अगर ऐसा होता है तो जाहिर है प्रशांत किशोर कोशिश करेंगे कि बीजेपी, और क्यों कोशिश करेंगे वो हम आगे बताएंगे, बीजेपी के खिलाफ जो जितने दल हैं, गैर बीजेपी जो दल हैं, उनको एक साथ लाया जाए और उसके बाद चुनाव लड़ा जाए, जैसे 2015 में महागठबंधन बना था। आम आदमी पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी जब तक अगर मगर की बात होगी, जब तक अगर नहीं होगा तब तक मगर नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं, उन लोगों की अपनी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। महागठबंधन में अभी 5 घटक दल हैं जो आगे भी रहेंगे, बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल है अभिषेक जी आपसे। एक ट्रेंड देखा गया है जो मैंने समझा है, हमारी समझ कम भी हो सकती है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसको। हाल के दिनों में या पिछले 5 वर्षों में अगर 2015 के विधानसभा चुनाव से देखें, 2015 के विधानसभा चुनाव में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, मोदी लहर है, और 2019 में भी प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, कहा जाता है कि मोदी लहर है। लेकिन 2015 से 20 के जो साल रहे हैं या 2015 से 20 के जो चुनाव रहे हैं, तो ये देखा गया है कि जहां बीजेपी की सीधी लड़ाई होती है वहां बीजेपी हार जाती है। कई उदाहरण है, आपको दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली में बीजेपी वर्सेज अरविंद केजरीवाल था, पीएम मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां बीजेपी हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बावजूद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी वर्सेज लालू नीतीश था, वहां बीजेपी हार गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं हार गए। फिर दिल्ली में इस तरह से चुनाव हुआ, यहां भी बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी, पूरी ताकत लगा दी, और उसके बाद परिणाम क्या आया? 12 सीटें।
तो क्या लगता है, अगर ये ट्रेंड है कि बीजेपी की सीधी लड़ाई किसी राजनीतिक खेमे से होगी तो बीजेपी हार रही है, तो इस ट्रेंड को सही मानते हुए या फिर इस ट्रेंड के आधार पर रणनीति बनाते हुए कोशिश होगी कि बिहार में जो आपके सहयोगी दल हैं वो छिटक ना पाएं और सीधा मुकाबला हो बीजेपी से या फिर बीजेपी जेडीयू लोजपा से, यानी दो राजनीतिक खेमों के बीच मुकाबला हो, कोई तीसरा खेमा न बने। अगर ये ट्रेंड सही है तो इस आधार पर रणनीति बनेगी और कोशिश होगी, क्योंकि कई सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी की ओर से बयान कई बार आए हैं, आपकी पार्टी चुप रहती है, मुकेश सहनी की ओर से बयान आया है और लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे महागठबंधन में गर्माहट बढ़ती है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं छिटकना चाहते हैं ये जो आरजेडी और रालोसपा के सहयोगी हैं। क्या रणनीति है महागठबंधन? देखिए, परिवार के अंदर सभी लोगों की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, सब लोगों का बर्ताव व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता है, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो परिवार के अंदर है थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दल इंटैक्ट हैं, बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। आपने इस बात का बहुत बखूबी जिक्र किया कि विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा चाहे कितना भी बड़ा बना दिया जाए, उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी मजबूती के साथ हारते हैं। ठीक वही ट्रेंड बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में तो नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोग साथ हैं, उनकी लड़ाई हम लोगों से है, और यूं कह लें कि लड़ाई हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, निजी तो है नहीं, लड़ाई है विचारधारा की, कि हम बस इस बात पर सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप किसी चीज के बारे में मत सोचिए, बिहार के जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में सोचिए और उनके हिसाब से आप वोटिंग करिए। उन्हें खानी पड़ेगी। बीजेपी तो फिर अपने विरोधियों को क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के लिए मजबूर करती है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए क्रिकेट की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आपको वो बयान याद होगा कि अगर लालू नीतीश जीते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, दिल्ली में शाहीन बाग, दिल्ली में गद्दारों, दिल्ली में बिरयानी और तमाम तरह के जो बातें सामने आई, गोली मारो। तो लगता है कि बीजेपी अपने मुद्दों पर लाना चाहती है विपक्षी पार्टी को, लेकिन बिहार में भी वही फार्मूला अपनाया। नीतीश कुमार विकास की बात करते रहे, लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते रहे, 2015 में आगे निकलकर खेलने की कोशिश नहीं की, बीजेपी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, मुद्दा इन्होंने सेट किया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के चाल में फंसने का काम नहीं किया, वो समझ गई और स्कूलों पर बात हुई, अस्पतालों पर बात हुई, विकास पर बात हुई, फ्री बिजली की बात हुई। तो आपको फार्मूला तो पता चल गया 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्या फार्मूला यही है कि बीजेपी के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुद्दे हमारे होंगे? निश्चित रूप से हमारे मुद्दे नहीं, जनता के मुद्दे आप कह लीजिए। अरे कोई हमें कहीं भी खींचने का प्रयास करेगा, हमें मालूम है कि हमें वो सीमा नहीं लांघनी है, हमें मालूम है कि हमें उनके मुद्दों पर नहीं जाना है, क्योंकि उनके मुद्दे जनहित से जुड़े हुए नहीं हैं। चाहे कितना भी उन्होंने प्रयास किया कि वो शाहीन बाग को मुद्दा बना दें, दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखा ही दिया कि आप कितनी भी बात करेंगे कि आरक्षण समाप्त कर देना है, आप कितनी भी बात करेंगे कि आपको किसी भी तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़कानी है, लोगों में एक सद्भाव भड़काना है, लेकिन लोग अब इस पर नहीं आने वाले हैं। हम लोग तो और ज्यादा सजग हैं कि हमें जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं सिर्फ उनकी बात करनी है। हमें अच्छा लगता अगर ये लोग सत्ता में थे, ये लोग जनहित से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के रूप में जनता की आवाज बनकर हमें स्कूल कोई मुद्दा है होगा क्या बिहार विधानसभा चुनाव में? जैसे दिल्ली में स्कूलों के फोटो ट्वीट हमारी पार्टी तो लगातार इस बात को कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो सबसे पहला हम काम करेंगे, सबसे पहली फाइल का हम निपटारा करेंगे, वह शिक्षा को लेकर ही होगा। अरे शिक्षा को लेकर तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आमरण अनशन तक बैठ गए, इनकी बर्बरतापूर्ण लाठियां खानी पड़ी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, पीएमसीएच में एडमिट होना पड़ा। शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार में आते ही हम सबसे पहला काम वही करने जा रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। तो हमारे साथ अभिषेक झा थे और दिल्ली चुनाव को लेकर जो वाजिब सवाल हैं उन सवालों पर हमने बातचीत की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।